हम्म, थोड़ा सा। बस बस बस। कैसे भैया, इस क्लास कैसे खाली है? हाँ, इसी क्लास में नहीं है क्या? ही नहीं है? बहुत बढ़िया। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें दोबारा तो नहीं पढ़ाई जाएंगी। अब ऑनलाइन देखेंगे, देख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। 2 मिनट देखो, ये लोग जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं ये लोग जुड़ जाएं, फिर करते हैं शुरू। लास्ट क्लास अटेंड किया आप लोगों ने? कोई समस्या किसी में, कुछ पूछना पाछना हो कुछ? ये दूसरी क्लास नोएडा वाले बैच में भी चलती है ना, जो सैटरडे को चलती है ड्राफ्टिंग की। इन बच्चों ने तो भाई इतने सवाल करते हैं, इतने सवाल करते हैं कि तुम भूल ही जाओ। ऑनलाइन क्लास में भी और वैसे भी मैसेज इधर उधर से आते ही रहते हैं कि सर ये चेक वेक करने के लिए अपना जो भी लिख रहा है, कि कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है, ड्राफ्टिंग सही कर रहा नहीं कर रहा, वो लोग भेजते रहते हैं। लग रहा है सारा एक्सपीरियंस बढ़िया से। हाँ जी, ऑनलाइन भाई ऑडियो वीडियो बता दीजिए क्लियर आ रही है, फिर आगे प्रोसीड करें। गुड इवनिंग। तुम भी सर दूसरी क्लास में आए हो आज? मतलब। ओके। ऑनलाइन तो कर ही ली होगी, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली अभी तक जितनी चीजें कराई भी गई हैं उसमें जो ड्राफ्टिंग का जो बेस होता है ना, वो बनाने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। पहला आप लोगों का ऐसा है कि जो बेल के प्रोविजंस वगैरह हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यहाँ से आपकी मेन ड्राफ्टिंग शुरू होती है। ठीक है, मैं अब शुरू कर रहा हूँ क्लास। अब जो लोग आएंगे बाद में वो एंड में जुड़ते रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास तो अवेलेबल है ही है। तो जैसे लास्ट की 2-3 क्लासेस में ओरिएंटेशन भी हुआ है, और एफआईआर और कंप्लेंट केसेस को लेकर के जितनी भी चीजें थी वो आप लोगों को बताई गई हैं। उसमें मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक आए हैं वो आपके बेल के प्रोविजंस के लिए, या फिर आगे जितनी और ड्राफ्टिंग की चीजें आएंगी उनके लिए वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो पहले पढ़ाए गए हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जब हमारे पास में कोई आता है अपनी समस्या लेकर के, कि हम किस तरीके से एप्लीकेशन लेकर के थाने में जाएं, किस तरीके से हम एप्लीकेशन लेकर के एसएसपी के पास जाएं, या फिर कोर्ट की शरण में हम कैसे जाएं। ठीक है, तो उसको लेकर के मतलब आपको मदद वहां भी अपनी करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें नहीं पता होता है कि किस तरीके से हम अप्रोच करें चीजों को। ठीक है, तो शुरुआत आप लोगों की वहीं से हो गई। ठीक है। अब आज पहली क्लास है बेल की। इसमें जितने भी आपके इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो सारे मैं पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें ऐसी होती हैं जो लिखनी होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको लिखने से बचना चाहिए, वो भी बताऊंगा। ठीक है। और एंड में एक्चुअली आज तो मैं टाइप करके ही पूरा लेके आया हूँ, क्योंकि लिखने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ पॉइंट छूट भी जाते हैं, या फिर बाद में पढ़ने बैठते हैं तो फिर रह जाती हैं कुछ चीजें। और समझा तो मैं पूरा दूंगा ही, अगर उसके बाद भी अगर कोई चीज ऐसी है कि जो नहीं समझ में आती है तो फिर पूछ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये पीपीटी तो मैं वैसे बना के लेके आया हूँ, लेकिन पीडीएफ फॉर्मेट में जो कंटेंट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने बना के रखा हुआ है।
क्योंकि इसके साथ में एंड में वो भी समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या है। ये सारी चीजें जितनी भी इम्पोर्टेंट है ना, इसमें सारी मैंने लिख के लेके आया हूँ, ठीक है। हाँ भाई, पहले की क्लास आप लोगों को देखनी पड़ेगी, नहीं तो इसमें अब जो भी शब्द आएंगे, जो भी चीजें आएंगी, जिसका भी रेफरेंस दिया जाएगा, वो फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो पहले की ज्यादा क्लासेस नहीं है, 2 क्लास 3 क्लास हैं, उन्हें देख लेना अपना आराम से, ठीक है। तो बेल के प्रोविजंस में आज एंटिसिपेटरी बेल पे हम लोग फोकस करेंगे कि एंटिसिपेटरी बेल सबसे पहले आती है बेल वाले उसमें। अगर देखा जाए तो किसी पर्सन को अगर ऐसा लग रहा है, एप्रीहेंशन है इस तरीके का कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग, तो वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए जाता है, ठीक है। अब इसमें एक एक स्लाइड को देखते चलिए, 15 स्लाइड है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है आपका, वो एंड में जो ड्राफ्टिंग करके मैं लेके आया हूँ, ठीक है, वो है। बाकी जो सेक्शंस वगैरह हैं उन्हें नोट करते जाइएगा, कुछ और नहीं समझ में आता है तो मुझे बता देना साथ। इस पूरे टॉपिक में इंट्रोडक्शन बेल सिस्टम का, कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन इसकी क्या है, टाइप ऑफ बेल बीएनएसएस में क्या कौन कौन सी है, एंटिसिपेटरी बेल की जो डिटेल्स हैं वो है इसमें, लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रोविजंस हैं इसके, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। देखो, हर क्लास में 2 या 3 ऐसे में जजमेंट हमेशा लेके आता हूँ कि जिनसे ये रहे कि अगर इस बेल पे, अगर या फिर एंटिसिपेटरी बेल पे कभी भी आंसर लिखना पड़े, तो इन मतलब जजमेंट्स को आप वहां पे कोट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट इसका क्या है, स्टैटिक्स वगैरह जो ये है, ये एक्चुअली ऐसा होता है कि जब तुम्हें अपने आंसर को थोड़ा सा अलग बनाना है, तो जैसे कि बोला भी जाता है कि आप जो प्रेजेंट में जो सारी चीजें चल रही हैं, जैसे एनसीआरबी का डेटा आ रहा है, कभी देखा है एनसीआरबी का डेटा आप लोगों ने कि किस तरीके से वो लोग तैयार करते हैं, कैसे क्या है? अभी नहीं देखा। एक्चुअली उनका ये होता है कि जितने भी क्राइम आपके हो रहे हैं, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होते रहते हैं सोसाइटी में, हर उस इवेंट को लेकर के, हर क्राइम को लेकर के वो अपना एक डेटा तैयार करते हैं, जो कि वो पुलिस स्टेशन से लेते हैं, एनजीओ से लेते हैं अलग अलग, और उस डेटा को वो हर साल एक बुक के फॉर्मेट में पब्लिश कराते हैं, ठीक है। तो एनसीआरबी का जो डेटा है वो सबसे ऑथेंटिक डेटा माना जाता है क्राइम, अगर लॉ ऑफ क्राइम्स में अगर हम देखें कि एक साल में कितने क्राइम हुए हैं और कितने रजिस्टर हुए हैं, कितने रजिस्टर नहीं हुए हैं, वो भी सारी चीजें वो उसमें लेके आते हैं। तो उस डेटा को, वो ऑथेंटिक डेटा होता है, इसलिए आप उसे कहीं पे भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ये भी आंसर राइटिंग से रिलेटेड है। अगला है सीआरपीसी और बीएनएसएस के बीच में जो भी कंपैरिजन है वो है सब। कंडीशंस एंड लिमिटेशन जो एंटिसिपेटरी वेल की होती है, कोर्ट के द्वारा जो लगाई जाती है, वो है इसमें। रीसेंट डेवलपमेंट्स को लेकर के मतलब इसमें एस्पेक्ट वो है कि सीआरपीसी से और बीएनएसएस में कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। अगला चैलेंजेस, रिफॉर्म्स, केस स्टडीज और कंक्लूजन, इतने पार्ट में ये डिवाइड है। अगर इतना, जितना ही चीजें इसमें दे रखी हैं, इतना कर लिया है, तो इस पूरे टॉपिक में आपके लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इवन ये है कि सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस आप बाद में पढ़ भी रहे हैं, तो इससे अलग चीजें नहीं मिलेंगी। इसकी डेफिनेशन जो दे रखी है बेल की शुरुआत, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल में भी मतलब टाइप ऑफ बेल में ही आता है, तो शुरुआत तो आपको बेल से ही करनी पड़ेगी। बेल मीन्स द रिलीज ऑफ अ पर्सन in custody upon his furnishing security for his appearance before any court or officer whenever required। तो बेल अगर किसी पर्सन को दी जाती है, तो बेल का मतलब ये नहीं है कि वो उस केस से बरी हो गया। बेल का मतलब ये है कि उस पर्सन को छोड़ दिया गया है टेम्परेरी बेसिस पे, और उसे बाउंड कर दिया जाता है कि मान लीजिए कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो रही है, तब तक वो थाने में जाएगा, जब भी उसे थाने में बुलाया जाएगा, ठीक है। और जब इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद में वो कोर्ट में आएगा, ठीक है। जो जो डेट लगती जाएगी, हर तारीख पे उसे आना है, और आने के बाद में वहां साइन करके जाना है मजिस्ट्रेट के सामने,
या सेशन कोर्ट के सामने जहां भी फाइल चल रही है वहां पे उसे आकर के प्रस्तुत होगा। ठीक है। और इसके साथ में कंडीशन हमेशा होती है कि बेल पे अगर किसी पर्सन को अगर छोड़ा जा रहा है तो सिक्योरिटी ली जाती है। सिक्योरिटी ली जाती है उन लोगों की, मतलब जनरली तो इसी पे फोकस किया जाता है कि सोसाइटी के कुछ आप ऐसे लोगों को लेके आओ जो आपकी गारंटी दे सके, ठीक है, कि ये पर्सन हर उस पे डेट पे यहाँ पे आएगा, आने के बाद में जो भी न्यायालय बोलेगा उसे सुनेगा मानेगा, पुलिस के द्वारा अगर कोई चीज बोली जा रही है तो उसे सुनेगा और उसे मानेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करता है तो मेरी जिम्मेदारी होगी, इतने पैसे की बेल मैं यहाँ पे ये फर्निश कर रहा हूँ, उतनी जिम्मेदारी उसकी रहती है उस पर्सन की। ठीक है, तो बिना सिक्योरिटी के तो कोई बेल मतलब जनरली नहीं देते हैं। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आ जाती है कि जहाँ पे कोई है ही नहीं उसका, ठीक है, तो पर्सनल बॉन्ड पे भी, हाँ, पर्सनल बॉन्ड पे भी वहां पे छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसका अमाउंट हमेशा ज्यादा हाई रहता है जनरली। ठीक है। इसके कोर प्रिंसिपल्स जो हैं, बेल इज द रूल जेल इज द एक्सेप्शन वाला, ये हमेशा कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हाई कोर्ट का अगर जजमेंट आप लोग अगर देखेंगे तो उसमें ये चीज हमेशा मिलेगी कि जो बेल है वो रूल है और जो जेल है वो एक्सेप्शन है। ये थोड़ा सा अब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके चेंज होता जा रहा है। रिफॉर्म इस तरीके से लाए जा रहे हैं कि ज्यादातर चीजों को हम जो है वो विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अभी तक तो जितना सिस्टम चला आ रहा है वो इस पे चला आ रहा है कि 100 गुनहगार छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की चीजें ये लोग लेके चलते हैं। बट अब क्या है कि अगर 100 गुनहगार अगर छूट रहे हैं तो 100 विक्टिम्स के साथ में भी तो गलत हो रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट अभी जो पुराना चला आ रहा है उसे थोड़ा सा विक्टिमोलॉजी के एस्पेक्ट से चेंज करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। ठीक है, बीएनएसएस में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। बेल का ये ग्राउंड रहता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन कुछ टाइम बाद एक्विट हो जाए। ठीक है, ये पूरा जो चल रहा है उसके चक्कर में वो इतने लंबे टाइम तक यहाँ पे जेल में रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट कर रहा है, उसका मतलब सामाजिक तरीके से भी उसकी बेइज्जती हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो उन सब चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए बेल बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला है राइट टू पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 20। पर्सनल लिबर्टी को भी इसमें वो कंसिडर किया जाता है कि बेल दी जा रही है तो उसका आर्टिकल 21 भी इसमें प्रोटेक्ट रहता है। अगला है बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो इंडिविजुअल राइट है, अब पब्लिक इंटरेस्ट को अगर आप हमेशा ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो उस पर्सन को आप हमेशा अंदर ही बंद किए रखेंगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसे बैलेंस आउट करने के लिए कि मान लीजिए शुरुआत में 5 महीने 6 महीने कोई जेल चला गया और उस मामले में 1 साल की या 2 साल की सजा है तो उसे छोड़ दो, या फिर बहुत सारी कंडीशंस और भी मेडिकल का ग्राउंड बनता है और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनको अगर कोर्ट किया जाए उसमें तो उन्हें कंसीडर करके बेल पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है बेल के माध्यम से। ठीक है, और जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको भी बैलेंस आउट करने की कोशिश की जाती है कि अगर इसे बेल पे छोड़ा जा रहा है का मतलब ये नहीं है कि इसे छोड़ दिया गया। पब्लिक राइट को अगर देखा जाए ये आएगा, हर टाइम यहाँ पे आएगा, मतलब जब भी इसे डेट पे बुलाया जाएगा ये आएगा, और अगर ये बेल की कंडीशंस को अगर वायलेट करता है तो उसे दोबारा से जेल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब एनसीआरबी का 2022 का ये डेटा है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 70% जो कैदी हैं जो जेल में बंद हैं, ठीक है, वो ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं। ठीक है, उनका बहुत सारे 70% में से देखा जाए तो 45% से ज्यादा तुम्हें कैदी इनमें ऐसे मिल जाएंगे जिनका ट्रायल अभी शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, फाइलों में चल रही है सारी चीजें, ट्रायल अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, तो उनके राइट्स को कैसे बैलेंस आउट किया जाए, इसलिए इस बिल के कॉन्सेप्ट पे और ज्यादा सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हें एक्टिव मिलेगा, हाई कोर्ट भी इसमें तुम्हें एक्टिव मिलेगा। ठीक है, कि बेल के ज्यादा से ज्यादा तरीके ऐसे निकाले जाएं कि लोग बाहर रहें पर सोसाइटी को हार्म ना कर सके। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर ये लाइन है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, कभी भी अगर कोई भी इस तरीके की लाइन अगर आप लोग कोट करते हो तो उसके साथ में अगर जजमेंट अगर उसमें अगर कोई डाल देते हो, ठीक है, तो वो थोड़ा सा और ज्यादा ऑथेंटिक लगता है। इवन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चों को जजमेंट नहीं याद रहते। ठीक है, तो अपनी तरफ से भी जजमेंट कभी कभी बना दिया करो, क्योंकि ईयर ना लिख के वो जजमेंट बना दिए जाते हैं। वैसे अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है कि हाँ इस तरीके का कॉन्सेप्ट रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस तरीके की कोई चीज बोली है
और जजमेंट भी अगर तुम्हें ध्यान नहीं, अपनी तरफ से नहीं बना रहे हो, जजमेंट का नाम मत लिखो, उतना ही लिख दो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन ऐसे ऐसे ये बोल रखी है। ठीक है। लैंडमार्क केसेस में स्टेट ऑफ राजस्थान बालचंद का केस है, और ये संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई का 2011 का केस है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को अगर थोड़ा सा देखा जाए तो दूसरा पॉइंट है ये कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कैसे बैलेंस आउट किया जा रहा है कि फंडामेंटल राइट टू सीक बेल, इसको थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा है कि जब तक किसी पर्सन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल जा रहा है तब तक तो उसे छोड़ ही सकते हो। इस तरीके की चीजें कोर्ट में बोली जाती हैं। ठीक है, सारी चीजें वो इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर तरीके से आपका साथ देने के लिए तैयार है, कोर्ट में जब बुलाया जाएगा तब वो आने के लिए तैयार है, तो क्यों ही उस पर्सन को अंदर रखना। अगला, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोई ना प्रोसीडिंग चल रही है ना कुछ हो रहा है, और उसे ले जाके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब पर्सन करे तो करे क्या, तो उसे बेल इसलिए दी जाती है ताकि वो अपनी तरफ की जो बात है, ठीक है, उसे सामने ला सके, न्यायालय के सामने ला सके, पुलिस के सामने ला सके। राइट टू लिव विद डिग्निटी को भी ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है बेल। अंदर रहेगा पर्सन, ठीक है, डिग्निटी को तो उसकी हार्म हो ही रहा है, सारी चीजें उसकी खराब हो रही हैं। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अगर फॉलो करना है तो दोनों ही पार्ट को आपको सुनना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन जो बोल रहा है और जो डिफेंस जो बोल रहा है, दोनों को अगर बराबर का मौका अगर नहीं मिल रहा है तो वो भी एक समस्या हो जाती है। ठीक है, तो उन दोनों को बैलेंस आउट करने के लिए, ड्यू ड्यू प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करने के लिए यहाँ पे दोनों को ही अपना अपना वो पॉइंट रखने का मौका मिलना चाहिए। और बेल उसमें इस तरीके से हेल्प करता है कि वो अपनी चीजों को वो एक जगह ला करके और न्यायालय के सामने या फिर आईओ के सामने वो रख सकता है। और रियलिटी में जो होता है वो मैं बता दूं, आईओ करता है अपने मन की। ठीक है, ये सारे काम जो बाद के होते हैं ना डिफेंस वाले, ये केवल और केवल कोर्ट में जाके होते हैं। वो लोग बहुत बहुत ज्यादा नहीं सुनते हैं, ये रियलिटी है। ठीक है, ये कहीं भी चले जाओ, किसी भी केस को उठा के देख लो, उनका जो शुरुआत में उन्होंने वर्जन जो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, एंड तक वो उस वर्जन से हटेंगे नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप आईजी या फिर एसएसपी के यहाँ जाकर के एप्लीकेशन दे करके विवेचना ही अपनी दूसरे थाने को ट्रांसफर न करा ले। उसी थाने में अगर विवेचना चल रही है तो वही कहानी रहेगी, क्योंकि जो पर्चा एक बार वो काट चुके उससे वो पीछे नहीं हट सकते। हाँ, एसएसपी कर सकता है, एसएसपी के ऊपर भी बहुत लोग, डी आईजी डीआईजी तक जितने बैठे हुए हैं वो सब कर सकते हैं। कोर्ट के पास पावर नहीं होती है, कोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो मैटर है वो कोर्ट के उससे बाहर का है। जब तक चार्जशीट नहीं सबमिट हो जा रही है तब तक कोर्ट का बहुत ज्यादा कोई काम नहीं होता। आर्टिकल 22 को ये इसमें लाइट में इसलिए आ जाता है कि अगर आर्टिकल 22 में जितनी चीजें दे रखी हैं इनमें से अगर एक भी चीज अगर एक भी उसका पॉइंट का अगर वॉयलेट अगर कर रहा है, वो आईयू कर रहा है या फिर पुलिस वालों के द्वारा हो रहा है, तो वो ग्राउंड बन जाता है आपका बेल का। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, अभी कुछ दिन पहले शायद मैंने उसको यूट्यूब पे वो भी लिया है सेशन इसको लेकर के, केवल इस पॉइंट पे कि उस पर्सन को उसके ग्राउंड्स नहीं बताए गए थे कि क्यों उसे अरेस्ट किया गया है। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को लेकर के वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। हाई कोर्ट ने भी इवन उसकी बेल रिजेक्ट कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने केवल और केवल इस ग्राउंड पे, तो उसे जो ग्राउंड्स हैं वो इन्फॉर्म नहीं किएगा। ठीक है, और उसे बेल दे दी गई। अगला है राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर। ये भी अब तो ऐसा है कि मान लीजिए कि किसी के पास में पैसा नहीं भी है, ठीक है, तो डीएलएसए वगैरह वाले, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वाले हैं, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव तरीके से काम कर रही हैं, उनके पास आप जा सकते हो, उन्हें बुलाया जा सकता है, मतलब जेल में भी बुला लेते हैं वो लोग, और उनको यहाँ पे भी मान लीजिए मजिस्ट्रेट वगैरह ये भी रिकमेंड कर देते हैं कि आप इस मैटर को देख लीजिए, आपके इंटरेस्ट का ये हो सकता है। ठीक है, तो जो लीगल प्रैक्टिशनर है उससे भी कंसल्ट करना जो है वो कानूनी अधिकार है यहाँ पे। अगर ये भी अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो भी उसके लिए वेल का ग्राउंड बन जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस ने आज सुबह उठा लिया, कल शाम तक ले जाके न्यायालय के सामने प्रस्तुति नहीं की। ठीक है, 24 आवर्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं, अगर एक मिनट भी अगर ऊपर हो जा रहा है तो वो ग्राउंड बन जाता है आपका बेल का।
आर्टिकल 22 और 21 ये बेल के प्रोविजन से इस तरीके से ये कनेक्टेड। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं वो इन्हीं सब चीजों के, जो आर्टिकल 21 22 के बेसिस पे ही इन्होंने निकाली है। एक्चुअली अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट देखोगे, ठीक है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को मुझे नहीं लगता कि एक आधी कोई जजमेंट बचता होगा, नहीं तो 99% ये जजमेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें वो आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 22 किसी ना किसी को वो ले ही आते। तो इनकी मास्टरी करना बहुत जरूरी है, एक एक पॉइंट को इनका बिल में ये कहाँ यूज हो रहा है और कौन कौन सी जगह पे ये यूज होते हैं, ठीक है, वो देखते चलना। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में है ये, बेल शुड नॉट बी डिनाइड मीनली एज पनिशमेंट। कोर्ट को ये लग रहा है कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस किया ही होगा, केवल इसलिए उसे बेल रिजेक्ट नहीं कर दी जानी चाहिए। या फिर सरकार की तरफ से ये बहुत सारे हलफनामे लग रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें वो इन्वेस्टिगेशन में अपने ले आए, केवल उस ग्राउंड पे उसकी बेल रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगला, कंसीडर नेचर ऑफ एक्यूजिशन एंड एविडेंसेस। जितने भी जिस तरीके का ऑफेंस है, नेचर ऑफ ऑफेंस को भी देखना इसमें जरूरी होता है। अगला, जो एविडेंसेस जितने हैं, ठीक है, उनको भी एग्जामिन करना जरूरी होता है। अब शुरुआत में ये बोला जाता है कि भाई जब तक चार्जशीट सबमिट नहीं हो पा रही है तब तक कोर्ट कैसे देखेगा, एविडेंसेस उसके सामने कैसे आएंगे। तो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका होता है कि जब भी बेल की सुनवाई होती है तो उस टाइम तक जितनी भी विवेचना की हुई है आईओ ने, तो उसके लिए जो उसकी केस डायरी होती है उसको वो कोर्ट के सामने भेजता है, ठीक है। और अगर उसमें कोई इस तरीके का एविडेंस अगर नहीं है कि जो कि उस जो एक्यूजिशन जो लगाए गए हैं उस पर्सन को एक्यूज बनाया गया है इस मामले में, उससे रिलेटेड कोई चीज अगर नहीं मिल रही है, ठीक है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। तो एंटिसिपेटरी वाले में भी ये चीजें देखी जाती हैं और जो नॉर्मल बिल होती है उसमें भी देखी जाती है। नेक्स्ट है आपका सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट इफ कन्विक्टेड। अब ऐसा नहीं है कि भाई 1 साल 2 साल की सजा है, 3 साल तक की सजा है और उसे जेल में ही आप रखे बैठे हैं। सीवियरिटी भी देखनी चाहिए कि हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है इसमें, या फिर इसे फांसी हो सकती है इसमें। तो उन केसेस में ये भी होता है कि आदमी भाग भी सकता है। तो उन सब चीजों को देखते हुए ये पनिशमेंट का भी क्राइटेरिया आपको देखना चाहिए जब आप बेल दे रहे हैं उस टाइम। रिस्क ऑफ एक्यूज, अगर ये भागने की अगर संभावना लग रही है, ये भी आपको देख के चलना पड़ता है। अगला, करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स ऑफ एक्यूज, ठीक है। करेक्टर भी उसका यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मान लीजिए सोसाइटी से बहुत ज्यादा रिलेटेड पर्सन, ठीक है, आदमी का ये होता है कि जिस जगह पे रह रहा है उसके आसपास के जो लोग हैं वो बता देंगे कि वो किस तरीके का आदमी है, एफिडेविट्स उसके फेवर में लग रहा है। और भी बहुत सारी चीजें अगर आई हो, कुछ कलेक्ट करके लेके आया उसके फेवर में है कोई चीजें, तो उनको भी यहाँ पे कंसीडर किया जाना चाहिए। बेल के ही रिगार्डिंग है ये सारी चीजें कि अगर आप बेल के लिए कभी आप जा रहे हैं तो इन सब चीजों को वहां पे आप बोल सकते हैं न्यायालय के सामने, ठीक है, क्योंकि जब लोअर कोर्ट में जाते हैं तो वहां हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा समस्या होती है। टाइप ऑफ बेल में अगर देखेंगे तो जितनी बेल पड़ती हैं उनमें सबसे ज्यादा तो आपकी रेगुलर बेल ही होती है। छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं, ठीक है, उनमें तुरंत के तुरंत बेल मिल जानी है तो उसमें रेगुलर बेल के लिए लोग जाते ही जाते हैं। या फिर हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद में बेल मिल रही है, या फिर एंटीसिपेटरी बेल पहले करा चुके हैं, इंटरिम बेल अगर पहले करा चुके हैं तो उसके बाद में वो बेल के लिए जाएंगे। तो ये ग्राफ बहुत ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये पता होना चाहिए कि कौन सी तरीके की बेल सबसे ज्यादा पड़ती है। सबसे ज्यादा में अगर देखा जाए तो रेगुलर बेल है, एंटिसिपेटरी बेल कम ही पड़ती है। मैंडेटरी बेल वाले में जो प्रोविजंस होते हैं ना मैंडेटरी बेल के भी, बहुत सारे उसमें ये दे रखा है कि यहाँ पे बेल दे दी जानी चाहिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बता देता है। बहुत सारे उसमें हाई कोर्ट्स अपनी गाइडलाइंस वगैरह इनको निकाल के लेके चलते रहते हैं। जैसे हाल फिलहाल में 2022 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिस जजमेंट के बाद में उन्होंने ये मतलब कंपलसरी कर दिया है कि अंडर 7 इयर्स, ठीक है, अगर पनिशमेंट है किसी भी ऑफेंस की तो उसमें बाहर से बाहर बेल दी जा सकती है। तो ये मैंडेटरी वाले में इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। मैंडेटरी, हाँ, मैंडेटरी अलग होती है, बेल बाय डिफॉल्ट अलग है। डिफॉल्ट वाली बेल आपकी अलग है। इसके बाद में आपका कन्विक्शन के बाद में ये सबसे कम बेल पड़ती है,
क्योंकि ये भी एक आपका ग्राउंड है कि अगर मुझे कन्विक्ट कर दिया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा तो मैं हायर कोर्ट में अपनी बात रखना चाहता हूँ। ठीक है, जितनी भी सारी चीजें हैं अपनी ले जा करके वहां एग्जामिन कराना चाहता हूँ, तो ये भी आपका ग्राउंड बन जाता है बेल का। और फिर वहां पे आपका मैटर तो सारा चलता है और बेल आपको मिल जाता है। देखो, पुलिस वाले बहुत ज्यादा मतलब तेज चलने की कोशिश करते हैं, और उनसे अगर दो कदम अगर तुम लोग आगे नहीं चलोगे तो ना तो तुम्हारी वकालत का कोई मतलब है और ना लॉ स्टूडेंट होने का कोई मतलब है। तुम्हें ये पहले से पता होना चाहिए कि अगर एक एप्लीकेशन अगर आईओ की तरफ से अगर लग रही है, ठीक है, या फिर आईओ किसी के घर गया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उसका अगला मूव क्या हो सकता है। ठीक है, अगर इतना आपको नहीं पता है तो आप अपना भी नुकसान करेंगे और अपने क्लाइंट का भी नुकसान करेंगे। तो इसलिए एक एक पॉइंट पता होना चाहिए कि किस पॉइंट को कहाँ एक्सप्लॉइट करना है और किसका क्या मीनिंग निकालना है। अपने हिसाब से आप मीनिंग निकालते हैं अदालत के सामने खड़े होकर के, लेकिन उसी दायरे में निकालते हैं जिस दायरे में हमारे ये सारा फ्रेमवर्क दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत कर दिया है, 482 है ये बीएनएसएस का। सीआरपीसी में 438 है और बीएनएसएस का 482 है, ये उसमें ठीक है जो पीडीएफ मैंने बनाई है। ठीक है, व्हेन एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव, इस पे है एंटिसिपेटरी बेल का पूरा पेज। ठीक है, व्हेन एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एन एक्यूजिशन ऑफ हैविंग कमिटिंग अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, he may apply to high court or court of session for direction that in event of such arrest he shall be released on bail। अगर आपको लग रहा है कि कोई नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में अगर मुझे अगर ढूंढा जा रहा है, ठीक है, तो मैं न्यायालय के सामने खुद तो नहीं जाता हूँ, थ्रू काउंसिल ये सारी चीजें होती हैं। और वहां पे फिर मैं अपना कि भाई ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दी जानी चाहिए क्योंकि पुलिस मुझे ढूंढ रही है और मुझे फंसाया जा सकता है। उस तरीके की अपनी आप पूरी कहानी बना के लेकर के जाते हो जो न्यायालय के सामने आप रखते हो। फिर उस पर्टिकुलर मामले में वो अपनी केस डायरी मंगाते हैं, केस डायरी मंगाने के बाद में फिर वो देखते हैं कि इसमें एंटिसिपेटरी बेल देनी है कि नहीं देनी। ठीक है, ज्यादातर मतलब अब केस डायरी तो हर मामले में मंगाई जाती है ऑलमोस्ट। जितनी भी तरीके की आपकी बेल होती है कभी, या फिर बेल के बाद में भी कहीं अगर कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं हो रहा है, उन्होंने कोई चीज अगर छोड़ दी, क्योंकि जब चार्जशीट फाइल करते हैं तो उसके साथ में वो केस डायरी और जनरल डायरी दोनों ही फाइल करते हैं। उसमें से अगर कोई चीज अगर मिस हो रही है, ठीक है, जो कि अक्सर हो जाती है उनकी तरफ से, कोई चीज अगर इधर उधर करनी होती है तो उसके लिए भी बाद में भी केस डायरी को मंगाया जा सकता है। लेकिन ये सारी पावर्स जो है वो न्यायालय के अंदर निहित हैं, अगर वो नहीं चाहेंगे तो कोई भी चीज आप पुलिस से नहीं मंगा सकते हैं। तो जो आपका एंटिसिपेटरी बेल का जो बेस है वो रीजन टू बिलीव पे ही है कि आपको अगर लग रहा है कि अरेस्ट किया जा सकता है तो न्यायालय के सामने आप जाइए, अपनी बात रखिए और बोल दीजिए कि जब भी मुझे इस पर्टिकुलर मामले में अगर अरेस्ट करने आए तो मुझे बेल पे छोड़ दिया जाए, और जो भी बेल की कंडीशंस न्यायालय के द्वारा जो लगाई जा रही हैं उनका मैं पालन करूँ। जिसमें कंडीशंस आपकी ये रहती हैं कि एंटिसिपेटरी बेल वाले में तो मामला जो है वो आयोग के अंदर में होता है, न्यायालय तक चीजें पहुंची नहीं होती। हम्म। नहीं, देखो ऐसा है, एंटीसिपेटरी बेल का मामला है अगर, और आपके हाथ में अगर बेल ऑर्डर है, ठीक है, अगर पुलिस आ रही है आपने ऑर्डर दिखा दिया, तुरंत के तुरंत वो आपको छोड़ दे। ठीक है, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल के रिगार्डिंग जो ऑर्डर है उसको लेकर के मतलब न्यायालय को वो नहीं उस पर्टिकुलर जो आईओ है उसको नहीं भेजा जाता, वो ऑर्डर आपके पास होता है। अगर आप चाहें तो उसे ले जा करके वहां जमा करा सकते हैं कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर मैटर में मुझे ऑर्डर मिल चुका है। और अगर आप और अगर आप चाहें तो इस ऑर्डर को देख सकते हैं। ठीक है, जब भी आप अरेस्ट करने आएंगे, आपको जब भी मुझे बुलाने की जरूरत पड़ेगी मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत होगा। ठीक है, अरेस्टिंग पे कोई बात नहीं है उसमें। अरेस्टिंग पे बात इसलिए नहीं है
क्योंकि आप बेल पे। ऑर्डर अगर आप दिखा देते हैं तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो न्यायालय के आदेश का पालन करें और तुरंत आपको छोड़। ये है। और ये भी है कि अगर एंटिसिपेटरी बेल जिस मैटर में मिली हुई है ना, उसी मैटर को लेकर के वो छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि और कोई हीनियस क्राइम निकल आया, कहीं और कोई चीज निकल आई, ठीक है, तो उसके लिए आपको दोबारा से अप्रोच करना पड़ेगा। दूसरे ऑफेंस के लिए अगर आपने कोई और ऑफेंस कर रखा है तो आपको उठा के ले ही जाएंगे, फिर वो बेल ऑर्डर थोड़ा ना, उसमें उसका तो कोई महत्व है ही नहीं फिर वहाँ पे। अब इसमें एंटिसिपेटरी बेल के की फीचर्स वगैरह हैं आपके ये, कि प्री अरेस्ट लीगल प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल जाता है। अगला आपका अवेलेबल ओनली फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए मिलता है ये। रिक्वायर्स रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, ये होना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। ग्रांटेड बाई हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट के पास पावर होती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन इम्पोज्ड बाई कोर्ट। ये ये नीचे वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है इसमें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट अपनी तरफ से ऐसी कंडीशंस लगा देता है कि मान लीजिए कोई इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाला आदमी, उससे बोल देंगे कि आप अपना पासपोर्ट यहाँ पे जमा करिए, ठीक है, या फिर ये बोल दिया जाएगा कि सप्ताह में आपको 2 दिन जाके आईओ के सामने साइन करने हैं आपको। इस तरीके की कंडीशंस लगा दी जाती है वो ऑफेंस को देखते, ठीक है। लेजिस्लेटिव इंटेंट इसके पीछे क्या है, वो ये है, प्रिवेंट कस्टोडियल हरेसमेंट। कभी भी अगर देखा होगा, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अगर लेके जा रही है तो एक आधी परसेंट चांस ऐसा होता है कि वो थोड़ा ठीक ठाक स्थिति में वहां से वापस आए, नहीं तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है उनके साथ। तो उस हरेसमेंट को रोकने के लिए ये एक्चुअली ये बहुत सारी चीजें ना ऑनलाइन चली जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रोक के बोलना पड़ता है। अभी उस पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही एक टीचर कुछ टाइम पहले पढ़ा रहे थे, उनके साथ में इस तरीके की घटना हो गई है, तो तब से सबके कान खड़े हो गए। बहुत नॉर्मल चीज उन्होंने बोली थी कि अगर अरे ऐसे ही ये लोग फेवर कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए कुछ बोल दिए थे, वो उनके पीछे ही पड़ गए वो लोग, उनको प्लेटफॉर्म भी छोड़ना पड़ा, वो दूसरी जगह गए, वहां से भी उन्हें छोड़ना पड़ा, घर बैठे हैं। तो इसलिए भाई थोड़ा। अगला ऐप है इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट 21, 22 को, 19 वगैरह को, 14 को बचाने के लिए है। और अगला रिड्यूस प्रिजन ओवर क्राउडिंग। अलीगढ़ वाली प्रिजन की एक स्थिति बताता हूँ, यहाँ 3,500 कैदियों की जगह है। ये तो बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एनसीआरबी के डेटा में भी आया हुआ है, ठीक है। तो 3,500 लोगों की जगह में यहाँ पे करीब करीब 6,500-7,000 लोग रहे। ओवर क्राउडिंग ऑलमोस्ट डबल पे, जितनी वहाँ जगह जगह मौजूद है उससे ज्यादा लोग वहां पर पहले थे। तो इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश करता है गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा फेवर करने के लिए, तो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा मतलब दबाव नहीं पड़ना चाहिए। ओवर क्राउडिंग को तो हटाने के लिए इवन ये भी है कि डीएलएसए वगैरह को, इनको भी पावर्स इस तरीके की दे दी गई है। और इवन जो आपके जेलर वगैरह होते हैं, इनको भी अब तो पावर दी गई है कि भाई अब ऐसा अगर कोई कैदी है कि जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा एजड हो चुका है, उसे आप बाहर भेजने के लिए अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसा कोई कैदी है कि जिसके पास में लीगल एड के लिए कुछ नहीं है, तो उसे लीगल एड आप प्रोवाइड करा के बाहर भिजवा सकते हैं। आधे से ज़्यादा अगर किसी की मान लीजिए कि 7 साल की पनिशमेंट है जिस ऑफेंस के लिए वो आया हुआ है, ठीक है, और उसमें से 50% वो अपनी काट चुका है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप डीएलएसए को या फिर डीएम वगैरह को लेटर वहां से लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो किस पे, तो वो सारे काम इन्हीं के पास में है ना। वो पुलिस एक्ट की बातें वो अलग है, लेकिन बीएनएसएस में भी इस तरीके के कुछ प्रोविजंस इन्होंने जोड़े हैं, इसमें भी वही गलत कर दिया है। लीगल फ्रेमवर्क में अगर देखेंगे तो 438 तो आपका ये सीआरपीसी का है, 482 है बीएनएसएस का। डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल, अब ये इन्होंने पता है क्या किया है बनाने में, कि जो सीआरपीसी का है वो तो यहाँ लिख दिया, जो बीएनएसएस का है वो यहाँ पे लिख दिया, उल्टा पुल्टा हो गया ये पूरा। तो सीआरपीसी में आपका जो डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल है, ठीक है, अगर आप नए वाले में बीएनएसएस में देखेंगे तो इनहांस की गई है, मतलब क्लियरिटी को और
लाने की कोशिश की गई है कि कौन कौन से मैटर्स में जो बेल है वो मिल सकती है एंटिसिपेटरी बेल को लेकर के। सीआरपीसी में आपका हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट के पास में ये पावर थी, यहाँ पे भी है, हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट के पास भी है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ही सीआरपीसी में इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस दे रखे थे, और बीएनएसएस में भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग ही है ये सारा। कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं थी सीआरपीसी में। अब इसमें क्या है कि जो जुडिशियल डिस्क्रिप्शन है उसे तो मेंटेन करने की कोशिश की गई है, बट टाइमलाइन को लेकर के बहुत सारी चीजों को क्लियर किया गया है बीएनएसएस में। कंडीशन डीम्ड फिट बाय कोर्ट, अब इसमें बीएनएसएस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से भी बेल के प्रोविजंस को हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हिस्टोरिकल नोट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल वाज रिकमेंडेड बाय 41st लॉ कमीशन। जो 41st रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, उसमें एंटिसिपेटरी बेल के जो कॉन्सेप्ट है इसको लाने के लिए बोला गया था, एंड वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू सीआरपीसी इन 1973 में। सीआरपीसी जब आई थी दोबारा से इसके सारे प्रोविजंस को क्लियर करके लाने की कोशिश की गई थी, उसमें इसे इंक्लूड कर लिया गया था, और बीएनएसएस में अब इसको कंटिन्यू रखा गया। ठीक है, तो 41st लॉ कमीशन की रिपोर्ट को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। अब एंटिसिपेटरी बेल वाले उसमें इसमें कंडीशंस और लिमिटेशंस को लेकर के भी थोड़ा सा वो दिक्कत समस्या रहती है। एक्चुअली कोर्ट के सामने भी ना दिक्कत ये रहती है कि अगर किसी एक्यूज को अगर छोड़ दिया जाए और वो अगर बाद में टाइम पे अगर नहीं आ रहा है तो ट्रायल पूरा रुक जाता है। ठीक है, अब उसके खिलाफ एनपीडब्ल्यू वारंट जारी करो, समन भेजो, जो सिक्योरिटी है उसे बुलाओ, तो पूरा झमेला पड़ जाता है। इसलिए बेल जब भी दी जाती है तो कोशिश ये की जाती है कि ग्राउंड्स थोड़े से इस तरीके के रखे जाएं कि वो बाहर निकल ना पाए उससे, मतलब उसे भी फ्रीडम अपनी मिल जाए और कोर्ट के लिए भी कोई समस्या पैदा ना हो। स्टैंडर्ड कंडीशन जो एंटीसिपेटरी बेल की है यहाँ पे ये है कि अपीयर बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जब तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी चार्जशीट न्यायालय के सामने नहीं ले आ रहा है तब तक आपको जब भी वो बुलाएगा उसके सामने आपको जाना पड़ेगा। ये बेल की कंडीशन वो रखते ही रखते हैं। दूसरा, नॉट लीव इंडिया इंडिया विदाउट परमिशन, कोर्ट की परमिशन के बगैर आप कंट्री को नहीं छोड़ें। ठीक है, वो टाइम पीरियड पूरा आप उसमें बताते हैं कि इस दिन के लिए, इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ और इस कंडीशन से जा रहा हूँ, ताकि पता रहे कि कौन सी कंट्री में जा रहा है, और अगर वापस लाने की प्रक्रिया अगर वो करनी हो तो सब जगह ना छान के उस पर्टिकुलर जगह पे ही उसे ढूंढना चाहिए। नॉट टेम्पर विद एविडेंस, जहां पे भी एविडेंसेस से रिगार्डिंग कोई भी चीज, जो वारदात जिस जगह पे हुई है और एविडेंसेस जहां पे भी हो उसके आसपास भी आप नहीं दिखाई देना चाहिए, तो कंडीशन को लिख के आप भेजते हैं। जो विटनेसेस वगैरह हैं उनको आप कांटेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की जाएगी। सरेंडर पासपोर्ट इफ एप्लीकेबल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंट्री से बाहर, जिनका लगातार आना जाना बना रहता है या फिर जिसका पासपोर्ट बना हुआ है, उनको बोला जा सकता है कि अपने पासपोर्ट को न्यायालय में जमा करा दीजिए। और रेगुलर रिपोर्टिंग टू पुलिस, ठीक है, आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी चीज है जो आपका दायरा वहां पे डिसाइड कर दिया गया है कि इससे बाहर आप नहीं जाएंगे, बहुत सारे केसेस में ये लोग करते हैं। ठीक है, तो जो पुलिस है उसे रिपोर्ट किए बगैर आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी नहीं। ये सारी कंडीशंस इसमें लगाई जाती हैं। अब यहाँ पे पता है बेल वाले उसमें सबसे ज्यादा समस्या एंटीसिपेटरी वाले में भी तब आती है जब आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री होती है। एक दो ऑफेंस अगर आपने पहले कर रखे हैं, ठीक है, आपको पनिशमेंट मिल रखी है, या फिर कोई आपका इस तरीके का मतलब कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है आपकी, तो फिर वहां समस्या हो जाती है। एंटीसिपेटरी बेल के मामले में तो अक्सर देखा है। ठीक है, अगला है लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस में नॉट अवेलेबल फॉर सर्टेन हीनियस क्राइम्स। जो बहुत ज्यादा ही हीनियस क्राइम्स हैं उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाती है, जिनमें से मतलब ये समझ लीजिए आपके डाउरी डेथ वगैरह वाले जितने मामले हैं ना, अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल कभी नहीं मिलती है, आज तक मैंने मिलते हुए नहीं देखी। ठीक है, अगला है कोर्ट की जो डिस्क्रिशनरी पावर है इसमें होती है। अब
एंटिसिपेटरी बेल में तो कोर्ट की ही पावर है, वो तो चाहेंगे तो दे देंगे, नहीं चाहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। अगला मे बी कैंसिल इफ कंडीशंस वायलेटेड, कंडीशन लगा रखी है कि भाई इस पूरी आप इस जगह से आप बाहर नहीं जाएंगे, विटनेस को टेम्पर नहीं करेंगे, एविडेंसेस से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इनमें से कोई भी अगर चीज अगर आपने वायलेट कर दी, तुरंत आपकी बेल जो है वो कैंसिल की जा सकती है। अगला टाइम बाउंड इफ इन सम जुरिस्डिक्शन, ठीक है, टाइम बाउंड भी किया जाता है बहुत सारे उसमें। अगला है सब्जेक्टेड टू मॉडिफिकेशन बाई कोर्ट, अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, ठीक है, और अब ये लग रहा है कि इसमें और कुछ एडिशनल कंडीशंस डालने की जरूरत है ताकि ये पर्सन किसी चीज से छेड़छाड़ ना कर सके, ठीक है, तो वहां पे एडिशनल कंडीशंस भी उसमें ऐड ऑन कर दी जाती है, वो कंडीशंस जो कि पहले से उसमें नहीं लिखी हुई है। ठीक है, अगला नॉट अ मैटर ऑफ राइट, जो बेल है, बेल तो मतलब जो रेगुलर बेल ऐसी हैं कि जिनमें पहले से ही प्रोविजंस दे रखे हैं कि हाँ इसमें बेल मिल सकती है, उन्हें छोड़ करके बाकी किसी में भी आप बेल एज अ राइट नहीं मांग सकते कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है तो मुझे बेल दे दी जानी चाहिए, ये कोई आपका ग्राउंड नहीं बनता। ठीक है, एज अ राइट उसे आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। रिसेंट जुडिशियल ट्रेंड्स में अगर आप देखेंगे, कोर्ट आर इंक्रीजिंगली इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट कंडीशन इंक्लूडिंग जीपीएस मॉनिटरिंग। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि अभी जो एंकल मॉनिटरिंग वाला जो सिस्टम है, जो कि अदर कंट्रीज में चलता था पहले, मतलब चल रहा है दूसरी कंट्रीज में, उसे इंडिया में भी लाने की कोशिश की जा रही है कि बहुत सारे के मतलब ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हीनियस या फिर सीरियस नहीं है, तो उसमें एक काम कर देते हैं कि एक डिवाइस होती है जिसे आपके पैर में या फिर हाथ में लगा दिया जाता है, ठीक है, वो डिवाइस आपको उतारनी नहीं होती है, कहीं कुछ नहीं करना है, और उसके सहारे आप अपने घर में रह सकते हैं, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है बहुत लोगों को, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया बता दिया है कि आपका जो वर्क जहाँ आप काम करते हैं वहां पे जाओ, अपने घर जाओ, यहाँ के अलावा आप कहीं नहीं जाओ, तो उसकी क्या है कि जीपीएस पे उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है, तो उस पर फोकस किया जा रहा है। सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस, अब जो जुलूस निकाले जाते हैं उन पे उनकी मनाही है कि वो सब काम नहीं करने चाहिए, सोशल मीडिया पे आप जाके कुछ भी नहीं लिख देंगे, और केस के बारे में आप कोई डिस्कशन बाहर जाके नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने केस के बारे में सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पे भी कोई भी डिस्कशन किया तो वो पूरी इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकता है, तो इसलिए ये भी कंडीशंस उसमें लगाई जाती है। कम्युनिटी सर्विस रिक्वायरमेंट्स फॉर एंटिसिपेटरी बेल इन सीरियस ऑफेंसेस। कम्युनिटी सर्विस वाला ना ये कॉन्सेप्ट, ये अदर कंट्रीज में तो ये पहले से चल रहा है, ठीक है, इंडिया में अब बहुत सारे केसेस में कम्युनिटी सर्विस को भी लाने की कोशिश की जा रही है, तो बहुत छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं तो कम्युनिटी सर्विस वाले में आप इन्हें भेज दीजिए, वहां पे ये सारी चीजें ये करते रहेंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि हर स्टेट को बोला गया है कि कम्युनिटी सर्विस से रिलेटेड अपने प्रोविजंस आप खुद बनाए, तो वो अपने जैसे आपके नगर पालिका है इनको बोल रहे हैं, कोर्ट्स को बोल रहे हैं कि आपके वहाँ पे जहाँ भी जरूरत है वहाँ पे लोगों को लीजिए, और या फिर आप इसके अलावा जैसे जगह हैं आपके गार्डन्स वगैरह हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे उन लोगों को लगाने की व्यवस्था की जा रही है। अब एंटीसिपेटरी बेल का देखो प्रोसीजर, तो चाहे एंटीसिपेटरी बेल का हो चाहे किसी भी तरीके की बेल का हो, होता यही है कि फाइलिंग कहाँ होती है, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट के वहां पे आप लेके जाते हैं, नोटिस टू प्रोसिक्यूशन, ठीक है, वो दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट टू अपोज, क्योंकि जो ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जितने होते हैं इनमें जो क्राइम होते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, मोस्टली जो क्राइम्स होते हैं वो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, तो स्टेट को अपोज करने का एक मौका दिया जाता है। ठीक है, कि आप अपनी केस डायरी लेके आइए, आप अपनी तरफ से जो भी चीजें हैं वो आप हमारे सामने प्रोड्यूस कीजिए, ताकि हम इस पे बेल पे जो भी हमें डिसीजन लेना है वो ले सकें। आर्गुमेंट होती है दोनों साइड से, अपनी दलीलें पेश की जाती हैं इसमें कि क्यों इसमें बेल दे दी जानी चाहिए या फिर क्यों बेल नहीं दी जानी चाहिए, और उसके बाद में फिर जो डिसीजन होता है वो डिस्क्रिशनरी डिसीजन होता है कि उसे बेल देनी है या फिर नहीं देनी। ये पावर केवल और केवल सेशन और हाई कोर्ट के जजेस के पास में है। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें लोअर कोर्ट का कहीं पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन लोगों को कोई लेना देना, वो कहीं पे भी इसमें पिक्चर में नहीं आते।
एंटिसिपेटरी बेल वाले में भी ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके कि एप्लीकेशन जो आप ड्राफ्ट करते हैं ना, एप्लीकेशन के साथ में आपका एक एफिडेविट लगता है कि जितनी भी चीजें मैं अपनी इस एप्लीकेशन में बोल रहा हूँ इन्हें मैं प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं एविडेंसेस दे सकता हूँ। वो सारी चीजों को एडमिट करते हुए आप इसमें एफिडेविट लगाते हैं। कॉपी ऑफ एफआईआर अगर उसमें नहीं लग रखी है पहले से, अगर न्यायालय के पास में पहले से मौजूद नहीं है, ठीक है, तो आप कॉपी ऑफ एफआईआर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास में अगर अवेलेबल नहीं है तो केवल और केवल उसका नंबर लिख के या फिर थाने का नाम लिख के कि उस थाने में और मेरे नाम से इस नाम से ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज की गई है जिसके रिगार्डिंग मुझे ढूंढा जा रहा है, तो उतना भी आप लिख सकते हैं अगर आपके पास में एफआईआर की कॉपी अवेलेबल नहीं है। लीगल डॉक्यूमेंट्स या फिर नोटिस वगैरह अगर आपके पास में कोई आए हैं, मान लीजिए क्या बोलते हैं थाने की तरफ से कुछ गया है या फिर दूसरी पार्टी की तरफ से कोई नोटिस इस तरीके का पहुंचा है, तो उसे भी लेकर के आप वहां पे पहुंच सकते हैं। अगला, करेक्टर सर्टिफिकेट्स, अगर आपके पास में अगर करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी आप लगा दीजिए। और इसके बाद में अगर बेल अगर ग्रांट हो जाती है आपको, एंटिसिपेटरी बेल, तो उसके बाद में फिर आपके सिक्योरिटीज की जो डिटेल्स वगैरह हैं वो आपको फाइल करनी पड़ती है वहां पे साथ, ठीक है। टाइमलाइन कंसिडरेशन को लेकर के जो जो अर्जेंट मैटर्स होते हैं, अब ये थोड़ा सा मैटर वो आ जाता है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर कभी आपसे इंटरव्यू में अगर पूछा जाए, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में वो आप लोगों को फंसा सकते हैं कि कोई अर्जेंट मैटर है अगर कोर्ट के सामने आया है तो वो क्या करेंगे एंटिसिपेटरी बेल का, तो वो अर्जेंट जो मैटर है उनको सेम डे हियरिंग में वो रखते हैं, ठीक है। अगर सेम डे में भी नहीं हो पा रहा है तो अगले दिन तो वो 99% आपका रख ही लें, अनलेस एंड अनटिल कोई छुट्टी वुट्टी ना हो और कोई उस तरीके की कोई चीज ना हो। रेगुलर मैटर्स को लेकर के अगर आप जाते हैं तो 2 से 7 दिन का टाइम लगता है, उसमें आपकी डेट आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स जो केसेस होते हैं जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स मंगाने होते हैं, फाइलें इधर से उधर सारी करानी पड़ती हैं, तो उसमें 2 से 4 वीक का टाइम लगता है आपका। अपील का जो प्रोसेस है वो 15 से 30 दिन के बीच में आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मैटर्स में 30 दिन का टाइम पीरियड ही दे रखा होता है अपील के लिए। अगला है इम्प्लीमेंटेशन जो होता है इसका, वो इमीडिएट बेसिस पे तुरंत, ऑर्डर आपके पास में है, ठीक है, और अगर कोई अगर आपको अरेस्ट करने आ रहा है कुछ भी है तो वो तुरंत आप उसे दिखा सकते हैं। तो ये नहीं है कि उसे वो वेरीफाई करने जाए, यहाँ करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, नहीं, इमीडिएटली उसके ऊपर उसे तुरंत वही एक्शन लेना और आपको वहीं छोड़ देना। तो एंटिसिपेटरी बेल वाले में जो ये 65% वाला है ना, ये मिल तो गया था, लेकिन समस्या ये है कि एंटिसिपेटरी बेल लोअर को मतलब सेशन कोर्ट जो है वो मेरे हिसाब से 40 से 45% केसेस में ही देता है, ठीक है। एंटिसिपेटरी बेल इतनी आसानी से ये लोग ग्रांट नहीं करते। बट ये है कि हाई कोर्ट का जो ये डेटा है 78% का, ये से 85% कर सकते हो। देखो ये होता है जो कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके ऊपर। एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा अगर मैटर की सीरियसनेस को अगर वो देख रहे हैं उसमें, तो थोड़ा सा सीरियस हो सकता है मैटर, या फिर कुछ इस तरीके के है, तो हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट ये कंडीशन डालते हैं कि ये जो बेल है आपकी एंटिसिपेटरी बेल, ये तब तक मतलब वो रहेगी एप्लीकेबल जब तक कि चार्जशीट दाखिल नहीं होगा। हाँ, वो ऑर्डर में आपका लिखा हुआ मिलेगा कि ये केवल और केवल जब तक आप चार्जशीट आपकी आईओ नहीं फाइल कर दे रहा, या तो तब तक एप्लीकेबल रहेगी, या फिर कई सारे उसमें मैटर्स में ऐसा भी होता है कि नहीं दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ इसमें हो सकता है, तो जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जा रहा है तब तक के लिए भी वो कर देते हैं कि हाँ भाई अब कर दो। अब अगर एक बार अगर हाई कोर्ट से अगर आपको बेल मिल गई है और ट्रायल शुरू होने वाला है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी रेगुलर बेल फिर आपको मिल जाए उसी के बेसिस पे। अगर कंडक्ट आपका इस तरीके का रहा है कि आपने पुलिस को सहयोग किया है, न्यायालय में भी जब बुलाया गया है तो आप टाइम पे पहुंचे हैं, ठीक है, तो फिर वो ग्राउंड सारे आपके बन जाते हैं कि उस पर फिर आपको बेल मिल जाती है। जो सबसे ज्यादा एंटिसिपेटरी बेल है ना, अब आज के टाइम में अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर ही पड़ रहे हैं। ऑनलाइन जितने ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है,
देखो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है ना वो मतलब एलएलएम में मेरा क्रिमिनल लॉ रहा है। क्रिमिनल लॉ से स्पेशलाइजेशन करने के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उन चीजों से हम ठीक ठाक तरीके से वाकिफ हैं। तो अब क्या है कि जो अब आने वाला जो टाइम है उसमें भी आप देखेंगे कि साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखाई अभी से देना हो गई है। जो रियलिटी है उतने तक तो लोग अभी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन एक लेवल तक चीजें निकल के आना शुरू हो। तो जो सबसे ज्यादा एंटिसिपेटरी बेल्स जो पड़ती हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स में पड़ती हैं, क्योंकि इन्हें प्रूव करना, ठीक है, बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। जो पूरी टीम की टीम लगी हुई है पुलिस वालों की तरफ से भी, और साइबर क्राइम की स्पेशल यूनिट्स बनाई जा रही हैं, आपके कोर्ट अलग से बनाए जा रहे हैं इनके। लेकिन इन मैटर्स को प्रूव करना इतना आसान नहीं होता है जैसे कि रेगुलर जितने भी मर्डर वर्डर वाले हमारे चलते रहते हैं उनकी अपेक्षा। तो इन वाले मैटर्स में सबसे ज्यादा एंटिसिपेटरी बेल पड़ती है, और मिलती भी इनमें सबसे ज्यादा ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स में। अगला डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस वाले में, इनमें भी एंटिसिपेटरी बिल ज्यादा पड़ती है। करप्शन केसेस हैं और जितने भी हैं, अब करप्शन केसेस में तो इसलिए एंटिसिपेटरी बिल डाल दी जाती है और ग्रांट भी कर दी जाती है कि करप्शन के जो चार्जेस जिस हिसाब से लग रहा है, मतलब किसी पर्सन के ऊपर एलिगेशन जो लग रहा है वो उसे उसकी जगह से हटाने के लिए भी लग सकता है। हो सकता है बहुत अच्छा काम कर रहा हो इसलिए हटाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सारे ग्राउंड्स को देखते हुए वहां पे भी एंटिसिपेटरी बिल जो है वो ग्रांट कर दी जाती है। साइबर क्राइम्स वाला मैंने बता ही दिया। और अदर ऑफेंसेस में अगर इनकी अपेक्षा देखा जाए तो अदर ऑफेंसेस में ना के बराबर ही पड़ता है देखा जाए तो। ठीक है, इनमें ये तीन चार हैं जो कि सबसे ऊपर है इसमें एंटिसिपेटरी बेल में। लैंडमार्क जजमेंट है ये आपके गुरबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1980 का। एस्टेब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर एंटिसिपेटरी बेल, हेल्ड दैट एंटिसिपेटरी बेल इज अ वैल्यूएबल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव। ठीक है, ये चार जजमेंट हैं जिसमें से मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था 2022 वाला है, 2021 लिखा हुआ है, इसका जजमेंट ये 2022 में आया है। तो इसमें इन्होंने ये मतलब वो कर दिया है कि अब 7 साल से नीचे के जितने भी ऑफेंसेस हैं वहां पे बेल मिल जाए। ठीक है, सुशील अग्रवाल वर्सेस एनसीटी दिल्ली का केस है। एंटिसिपेटरी बेल कैन बी ग्रांटेड इवन आफ्टर अरेस्ट बट बिफोर अपीयरेंस बिफोर मजिस्ट्रेट। किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, पर मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स का टाइम होता है, उसमें अगर उसे नहीं लाया गया है और उससे मजिस्ट्रेट के सामने लाने से पहले अगर एंटिसिपेटरी बेल अगर ग्रांट हो जाती है, ठीक है, तो वो वैलिड रहेगी। अगर उसे एक बार अगर मजिस्ट्रेट के सामने ले गए तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया कि हाँ भाई इसे जेल भेजा जाता है, या फिर आपकी पुलिस कस्टडी में अगर भेजा जाता है, तो फिर वहां पे फिर एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविजंस उसके बाद में लागू नहीं होते हैं। आज मोहम्मद वर्सेस शिवराज सिंह का केस है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ब्लैंकेट रिजेक्शन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल इन पॉक्सो केसेस इज नॉट वारंटेड। ठीक है, यहाँ पे मतलब देखा जाए तो ये जो केस है वो उधर की साइड मोड़ने की कोशिश की गई है कि आप उसके ग्राउंड्स देखिए कि केस मेड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। केवल ये मत देख लीजिए कि पॉक्सो लगा हुआ है तो उसमें एंटिसिपेटरी बेल मिलनी ही है। ठीक है, तो इस तरीके की कोशिश सुप्रीम कोर्ट तो अपनी तरफ से करता ही करता है, पर क्या करें, दिक्कत। देखो सबसे बड़ी जो समस्या है ना वो लोअर कोर्ट्स के साथ में है। उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, प्लस जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो किस तरीके से काम करती है वो सबके सामने। ठीक है, तो वहां सब चीजों को क्लियर करके रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कंपेरेटिव वाला तो इसे आप लोग पढ़ भी लेंगे, वैसे भी कोई वो है नहीं। सेक्शन है लैंग्वेज वगैरह को लेकर के, डिजिटल इंटीग्रेशन, टाइम लिमिट ऑफ विक्टिम, विक्टिम के राइट्स को लेकर के थोड़ा सा इसमें वो है, इंपॉर्टेंट है कि जो सीआरपीसी में था वो लिमिटेड कंसिडरेशन था, लेकिन अब वाले में इनहांस किया गया है। बहुत सारे केसेस में ये प्रोविजंस इस तरीके के जोड़े गए हैं कि जो विक्टिम है, ठीक है, उसे एक एक पल की आपको खबर देनी। आईओ को भी ये बोला गया है कि विक्टिम को आप बता के चलिए कि उसके मैटर में आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, और प्लस कंपनसेशन को लेकर के भी थोड़ा जो अमाउंट वगैरह है उसे थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विक्टिम्स को राइट को प्रोटेक्ट करना अब प्रायोरिटी बनता जा रहा है। अब कंपनसेशन की जो राशि है ना, अब देखो
टाइम के साथ में। अब दिल्ली को जैसे ले लो, ठीक है, रेप विक्टिम्स को वहां पे आई थिंक शुरुआती उन्होंने 10 लाख के करीब से कर रखी है, ताकि उन्हें थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए और अपने केस को वो सही तरीके से लड़ पाए। ये बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि हेल्प करना शुरू कर दिए हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरीके की योजनाएं बनाई जा रही हैं कि मिलना चाहिए। इवन जो कंपनसेशन वाला सिस्टम है, वो जिन लोगों को इलीगली जेल में रखा जा रहा है, ठीक है, उनके लिए भी कंपनसेशन अब मिल रहा है। धीरे धीरे करके सारी चीजें चेंज हो रही हैं। विक्टिमोलॉजी जो है ना, अभी तक क्रिमिनोलॉजी और उसका सारा सिस्टम चल रहा था, विक्टिम्स को राइट्स को लेकर के जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है। वो पुराने प्रोविजन थे भाई। ये तो बिहार का था ये शायद केस, ध्यान है मुझे, 14 साल रखा गया था उसे और 14 साल के बाद में उसे छोड़ा गया। उसमें तो आई थिंक जो पनिशमेंट भी थी जिस ऑफेंस के लिए उसे रखा गया था वो शायद 2 साल थी। तो 14 साल तक उसे कोई निकालने वाला नहीं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए तो जेलर को और बाकी लोगों को जो वहां डायरेक्ट टच में है, उन्हें ये राइट्स दिए गए हैं कि आप रिकमेंड करिए अपनी तरफ से और छुड़वाइए इन लोगों को। की इम्प्रूवमेंट्स हैं जो बीएनएसएस में है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। क्लियर गाइडलाइंस हैं जुडिशियल ऑफिसर्स को, ये सुप्रीम कोर्ट भी अपनी तरफ से दे रहा है और स्टेट भी दे रही है, ठीक है। बेटर इंटीग्रेशन विद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, ये सबसे बड़ा टास्क होता है कोर्ट के लिए, ठीक है। एक ही मैटर मैं आज का बताऊं, 4 दिन पहले एक उसमें डेट लगी हुई थी, उस दिन वो केस डायरी लेके आए थे, ठीक है, केस डायरी लेके आए। अब आज उस मैटर में फिर से बेल की हियरिंग थी और केस डायरी आज आनी थी, और आज वो केस डायरी नहीं लेके आए। और अगर केस डायरी नहीं है तो एक दो डेट को वो ऊपर नीचे करवा देते हैं उसमें। अब 18 तारीख लग गई है कि बोला गया है कि अब 18 में लेके आइए, अगर 18 में भी नहीं लाते हैं तो फिर कोई आगे की डेट लग जाएगी। तो न्यायालय के सामने भी जो एजेंसीज हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर देती है, ठीक है। तो इनके जो भी डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया जाए जिससे कि जो डेटा है पूरा उसको सब शेयर कर सके। पुलिस जो भी डेटा बना रही है, उस डेटा के पैकेट को जो एसएसपी है या फिर ऊपर के अधिकारी हैं वो भी एक्सेस कर सकें, कौन से थाने में क्या चल रहा है। जो न्यायालय है वो भी उसे एक्सेस कर सके, ठीक है, कि जो भी कंसर्न मजिस्ट्रेट है वो उसे देख सकता है, या फिर जिसके यहाँ भी ये केस जा रहा है, सेशन में जा रहा है, हाई कोर्ट में जा रहा है, तो उन्हें भी इसमें अथॉरिटी दे दी जानी चाहिए। इस तरीके का सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो चल रहा है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। क्या कर सकते हैं, चल रहा है वो चल ही रहा है। साथ में विक्टिम्स के राइट्स वगैरह को इसमें थोड़ी सी मजबूती देने की कोशिश की जा रही है। एंटिसिपेटरी बेल भी, मतलब एंटिसिपेटरी बेल का ना थोड़ा सा सिस्टम इस तरीके का है कि जो इसमें अच्छे ग्राउंड बना लेंगे, ठीक है, जो कोर्ट को जिस हिसाब का आपने वकील किया है और जिस लेवल तक वो कन्विंस कर सकता है, इसमें सारा खेल उसका होता है, क्योंकि इसमें कोई एविडेंस वगैरह कुछ नहीं होता। अब बात करेंगे तो किस किस चीज के ऊपर करेंगे, सारी बातें हवाई होती है इसमें, ठीक है। कोई आपके पास में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं होता है, कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं होती है, इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही हुई है, ठीक है, उसमें भी बहुत ज्यादा मटेरियल एविडेंस वगैरह कोई आया नहीं हुआ होता। और कोर्ट को भी ये देखना पड़ता है कि अगर छोड़ दिया गया इस पर्सन को तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकता है, ठीक है। तो उन सब चीजों को बचाए रखते हुए इन्हें बेल देनी पड़ती है। तो कितने सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं जिसके बाद में ये सारा काम हो रहा है। रिसेंट डेवलपमेंट में अगर देखेंगे तो ई फाइलिंग वगैरह से रिलेटेड है, और ये पॉलिसी आ गई है, ये तुम्हें उसमें मिल भी जाएंगी। बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाना, देखो कितना टाइम हो गया, ठीक है। ये जो पूरा ये 4-5 पॉइंट है ना, ये अभी हर स्टेट को मतलब बोला जा रहा है, जो रिसर्च जितनी हो रही है उसके माध्यम से, या फिर जो और इनिशिएटिव लिए जा रहा है उनके माध्यम से, कि ये सारी चीजें आप अपनी यहाँ पे कर लीजिए। टाइम बाउंड डिस्पोजल जो ये है कि जो भी इस तरीके की बिल्स वगैरह आ रही है उन्हें 30 दिन के अंदर आप डिस्पोज ऑफ करिए, ताकि पेंडेंसी ना रहे। ऑटोमेटिक रिव्यू मैकेनिज्म जो है वो रखा जाना चाहिए। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब फाइलिंग जब की जाती है ना, तो कहीं पे ये तो लिखा नहीं हुआ है कि मान लीजिए आप एंटिसिपेटरी बिल फाइल करने जा रहे हैं,
तो उसके साथ में आपको एफिडेविट लगाना है, एफिडेविट में ये लिखना है। मैकेनिज्म इस तरीके का आप बनाइए कि उसमें अगर कोई चीज अगर छूट रही है, ठीक है, तो उसे क्लियरली वही तुरंत के तुरंत फ्लैग कर दिया जाए कि इसे आप प्रॉपर तरीके से करेक्ट करके लेके आइए। जीपीएस मॉनिटरिंग के जो प्रोविजंस हैं उन्हें थोड़ा सा सही करने की कोशिश की जा रही है। कम्युनिटी सर्विस की जो कंडीशंस हैं उन्हें तो बनाने की मतलब डायरेक्शन सारे स्टेट को दे ही दिए गए हैं, क्योंकि स्टेट का मैटर है, वही देख सकते हैं इसमें। विक्टिम के ऊपर जो इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर तरीके से आप देखिए कि विक्टिम को जब आप सुन रहे हैं, ठीक है, जब आप बेल दे रहे हैं तो उसे भी सुना जा रहा है, तो उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको भी आपको कंसीडर करना चाहिए। अब समस्या सारी ये है कि कोर्ट अगर इतना सारा काम अगर करने लग गया तो वो फिर कुछ और नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर विक्टिम की अगर सारी बातें अगर सुन ली जाए तो बेल देने का कोई मतलब ही नहीं। बट फिर भी राइट्स को दोनों के अगर बैलेंस आउट करना है तो बेल आपको देनी चाहिए। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को लेकर के ये है कि सेवरल हाई कोर्ट्स हैव implemented AI powered and case management system to expedite bail proceeding and reduce human intervention। अब क्या है कि ठीक है, बहुत सारे हाई कोर्ट्स में इस तरीके की न्यूज निकल के आ रही है, आती है मतलब जनरली, लेकिन वो दब जाती है इस तरीके की कि जो फाइलिंग हो रही है उसमें एक दिन में ऐसा होता है कि 500 मुकदमे लग रहे हैं। अब पहले 10 कौन से लगेंगे, इसे लगाने के बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं उनके पास में। अर्जेंट मैटर है वो तो लगाने ही लगाने। अर्जेंट मैटर के अलावा अब कौन सा मैटर ऐसा है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो सारा जो डिसीजन होता है वो रजिस्ट्रार के या फिर डिप्टी रजिस्ट्रार जो होते हैं उनके हाथ में होता है, वो लगवाते हैं इसमें। तो उनका भाई अपना भी कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो उन सब चीजों को देखते हुए ह्यूमन इंटरवेंशन को थोड़ा साइड करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वहां पे लाने की कोशिश की जा रही है। पर ये इतना आसान नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इंडिया में जो पेंडेंसी है जितनी, अगर एआई को अगर वो पूरा आप डेटा अगर आप प्रोवाइड करा देते हैं तो वो अर्जेंट मैटर्स जो हैं जो पुराने भी पड़े हुए हैं उनको भी वो आगे लेकर के आएंगे। ठीक है, जो फिलहाल के जो अर्जेंट मैटर हैं वो पुराने अर्जेंट मैटर से कम इम्पोर्टेंट दिखाई देते हैं, क्योंकि अभी देखा जाए 2002 से 2000 मतलब 1995 1985 तक के मुकदमे अभी तक पेंडिंग है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनसे। मिनरल से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी मतलब मैटर चल रहा है, हाई कोर्ट्स को भी देख लो। तो ये सिस्टम को थोड़ा अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल है, बट करने की कोशिश ये की जा रही है ताकि थोड़ा सा और इन सब चीजों को आगे लाया जा सके। की टेक अवेज वगैरह जो है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देखो, ये जो पीडीएफ है ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं पहले तो एक तरफ से मैं बाद में बताऊंगा ही, उससे पहले अब क्योंकि ये सारी चीजें मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ, अभी जो जितना मैंने ये पढ़ाया है ना ये इसी में आपको सब कुछ मिल गया, ठीक है। इसमें जो ड्राफ्टिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं कि किस तरीके से आपको ड्राफ्ट बनाना चाहिए, इससे पहले वाली क्लास की पीडीएफ मिल गई थी नहीं? क्या भाई तुम लोगों को नहीं मिली है क्या? ये यार, भाई देखो इस बार तो डलवा दी थी मैंने कह के डलवाई, तुम भाई डाल देना यार। मिली है नहीं? वो पता है, जो जो ऑनलाइन वैसे बच्चे हैं यार उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है। उनके साथ में सबके साथ दिक्कत ये है कि भाई जब वो लिखेंगे अगर किसी भी चीज को बैठ के तो वो चेक कैसे कराएंगे। मैंने तो आंसर राइटिंग के लिए टीचर मैंने देखे थे, आंसर राइटिंग का ही अलग से 25,000 30,000 रुपये मैंने दिया था उसके लिए, ताकि आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से हो पाए।
बट अब यहाँ पे सर ने जो इन्फिनिटी वाला बैच है उसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, तो उस चीज का भैया फायदा जरूर उठाते रहना। जितनी भी आंसर राइटिंग जो भी ये करा रहा है ना वो प्रॉपर तरीके से करते रहना। और प्लस ये है कि जो ड्राफ्टिंग वाला जितना मैं करा रहा हूँ ना इसके रिगार्डिंग तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपना लिखो, कुछ दिखाना है तो मुझे दिखा दो, जो भी उसमें कमी होगी कुछ और एड ऑन करना होगा मैं साथ के साथ बताता चलूँ। अब ये एंटिसिपेटरी बेल का एक फॉर्मेट है। ठीक है, शुरुआत में मतलब इसको अगर आप पार्ट्स में अगर थोड़ा सा अगर ब्रेक करेंगे। ठीक है, सबसे ऊपर ये सारी चीजें आप अपनी लिखेंगे कि इन द कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन जब जिसके यहाँ पे भी है तो यहाँ पे मोस्टली जो मतलब बेल जो डाली जाती है वो हमेशा डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के नाम से ही पड़ती है। ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज अलीगढ़, क्रिमिनल मिसलीनियस अपील, अपील नंबर। ठीक है, ये नंबर वगैरह जो भी होते हैं ना ये मोस्टली आपके वहां से दे दिए जाते हैं जो ऑफिस होती है। ठीक है, ये लिख के आप ब्लैंक छोड़ के अपना रख देते हैं और अपने यहाँ से वो नंबर डाल देते हैं। अगला, इसके बाद में आपने ईयर डाल दी, ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अंडर सेक्शन 482 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, हाल फिलहाल में देखो एक एक क्लाइंट है हमारे यहाँ के इगलास के, वो 307 के मैटर में इतना अंदर है। ठीक है, तो उनके साथ क्या हुआ था कि उनका वर्जन ये है कि उन्हें पुलिस ने 10 दिन पहले उठा लिया था। 3 तारीख को पुलिस वाले उन्हें अरेस्ट करके उनके घर पे ले आए थे और 10 दिन तक पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा है और न्यायालय में उन्हें प्रस्तुत नहीं किया। ठीक है, न्यायालय में उसके बाद में प्रस्तुत किया गया है। तो हमने बोला कि भाई अब वो मिडल ऑफ द केस हमारे पास में आया और ये अगर ग्राउंड आपको लेना था, मैंने कहा तो आपको ये शुरुआत में ले लेना चाहिए था जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया था, या फिर थोड़ा जब कॉग्निजेंस वगैरह लिया जा रहा था उस स्टेज पे ये चीज ठीक रहती। अब मिडिल ट्रायल में ये सब चीजें हम नहीं बोल सकते। मना किए, नहीं माने, उन्होंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन एप्लीकेशन लिख के डाल दी। सबसे पहला क्वेश्चन न्यायालय ने ये पूछा कि जो आप ये एप्लीकेशन दे रहे हो इसके पीछे पावर देने वाला सेक्शन कौन सा है आपका। मैं लिख लूंगा, मैं पढ़ लूंगा, मैं सारी चीजें कर लूंगा आपकी एप्लीकेशन पे, सारी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो मैं सब मंगा लूंगा, बस ये बता दो कि कौन सा सेक्शन बीएनएसएस का या फिर कौन सा सेक्शन सीआरपीसी का या कौन सा सेक्शन एविडेंस एक्ट का आपको एम्पावर करता है कि आप इस तरीके की कोई एप्लीकेशन इस स्टेज पे दे सकते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन आप अगर अपनी तरफ से अगर लगाने जा रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में जिस सेक्शन के थ्रू ये पावर मिल रही है वो सेक्शन आप मेंशन करना ना भूलें, हमेशा लिख। अगर आपने नहीं लिख रखा है तो कोर्ट अगर पूछता है, ठीक है, तो वहां पे आप आंसर दें कि ये सेक्शन हमें यहाँ पे ये पावर दे रहा है, आप चाहें तो मैं इसकी कॉपी आपको ला के दे सकता हूँ। इतना आपको पता होना चाहिए। तो सेक्शन अंडर सेक्शन 482 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 482 पुराने वाले में हाई कोर्ट के पास में बहुत ठीक ठाक पावर थी इसमें। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या बोलते हैं ये चेंज कर दिया गया है। पहला पार्ट, दूसरे पार्ट में आपके जो अपीलेंट है और जो रेस्पोंडेंट है, ठीक है, इन दोनों को इसमें रखा जाता है। जैसे अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हो जाती है, एक तो नाम उस पर्सन का, उसके पिता का नाम, अगर आप मतलब अगर आप फाइल कर रहे हैं आपको सारी चीजें आपको पता ही है, कहाँ के रहने वाले हैं आप वो लिखिए, एज आपकी क्या है इसमें, प्लस कुछ चीजें ये भी हो जाती है कि ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन भी आपकी इसमें इंपॉर्टेंट होती है। ऑक्यूपेशन अगर आप अगर लिख देते हैं तो इंसान को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा और ज्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये स्टेट तो आपको लिखना ही लिखना है कि एंटिसिपेटरी बेल अब आप डाल रहे हैं तो यहाँ पे अपोज करने के लिए आपके लिए स्टेट ही आए। ठीक है, अगर उसने अगर अपना प्राइवेट काउंसिल अगर रख रखा है तो बात अपनी जगह पे है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल टू, ये जो पार्ट है ना ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से अपना शुरू कर लें। रेस्पेक्टफुली सो दैट, अब जो यहाँ पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ना
इसमें आपको अपनी सारी कहानी फिट करनी होती है, ठीक है। दैट द एप्लीकेंट above named most respectfully submits his application for grant of anticipatory bail under section इतना इतना। इसका कंसर्न एफआईआर नंबर अगर आपको मालूम है मेंशन कर दीजिए, नहीं मालूम है कोई जरूरी नहीं। डेटेड डेट आपको पता है बता दीजिए। रजिस्टर्ड एट पुलिस स्टेशन का ही नाम अगर केवल आपको पता है तो उतना आप लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम। और अंडर सेक्शन अगर आपको मालूम है, अब अंडर सेक्शन तो आपको इसलिए लिखना पड़ता है इसमें क्योंकि कैसे पता चलेगा कि ये नॉन वेलेबल ऑफेंस है या फिर वेलेबल ऑफेंस है, तो उसके लिए आपको सेक्शन भी आपको यहाँ पे कोट करने पड़ते हैं, ठीक है। सेक्शन इतना इतना हो भारतीय न्याय संहिता या फिर कोई स्पेशल एक्ट है या फिर जो भी है। नेक्स्ट, दैट द एप्लीकेंट इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अबाउट जितनी भी एज है, एंड इज परमानेंट रेसिडेंस ऑफ एड्रेस। परमानेंट रेसिडेंस आप केवल और केवल तब मेंशन करिए जब वो उस कोर्ट के एरिया का ही आने वाला है, ठीक है। अगर कहीं बाहर का रहने वाला है, कहीं दूर का रहने वाला है, किसी दूसरे स्टेट का रहने वाला है, तो फिर ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो इसे केवल और केवल वही यूज करिए जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि आपको ये फेवर कर सकता है। और फेवर कहाँ करेगा? ये लोकल यहीं का रहने वाला आदमी है, यही आपके लिए फेवर में रहेगा। हाँ, दूर का कर दिया तो फिर ये दिक्कत होगी कि उसे फिर बुलाया कैसे जाएगा, क्या है क्या नहीं। न्यायालय के सामने इस तरीके की कोई चीज मतलब लानी तो नहीं चाहिए। ही इज इंगेज्ड इन, अगर कोई ऑक्यूपेशन बिजनेस है, ठीक है, ये सारी चीजें ना आपके जो बेल के ग्राउंड्स है ना उनको स्ट्रॉन्ग कर देती है। अगर मान लीजिए कि किसी कोई आदमी अलीगढ़ का रहने वाला है और उसका सारा बिजनेस वगैरह जो है वो अलीगढ़ में ही सेटअप है सारी चीजें, ठीक है, तो वो यहाँ से भाग के कहाँ जाएगा? काम ही उसे यहाँ करना है, उसके बच्चे यहाँ रह रहे हैं, बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं और उसके घर परिवार वाले सब यहीं पे हैं, तो वो जाएगा कहाँ पे? ठीक है, इससे भी उसको मजबूती मिलती है, ठीक है। ऑक्यूपेशन बिजनेस के बारे में बता दो, एंड हैज नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट व्हाटसोएवर। अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है, ठीक है, तो फिर आप इसे मेंशन ना करें। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आप वो लिख के चल सकते हैं। द एप्लीकेंट हैज बीन रूटेड इन सोसाइटी एंड हैज बीन लिविंग एट द सेम एड्रेस फॉर लास्ट, जन्म से रह रहा है बता दीजिए, बाई बर्थ रह रहा है, इसके पिताजी वगैरह भी सब यहीं रहते थे, ये सारी चीजें। अब ये लॉ से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, बट उसे कन्वेंस करने में इन लाइन से थोड़ी सी आसानी हो जाती है कोर्ट को कि ये कहीं भागेगा नहीं, ठीक है, ये रहने वाला यहीं का है, इसके बच्चे वगैरह सब यहीं रह रहे हैं, इसका बिजनेस वगैरह सब यहीं का है, इसका जन्म भी यहीं का है, सारी चीजें यहीं की हैं, ठीक है। तो इस चीज को ये कंसीडर करके कोर्ट चले तो शुरुआत के पहले या दूसरे पैरा में ही ये सारी चीजें लिख दी जाती है। अगला, दैट द एप्लीकेंट हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड इन connection with the aforesaid FIR which has been registered on the basis of false, fabulous and malicious allegation made by the complainant with ulterior motives। ठीक है, अपने बचाव को आप करते हुए ये सारी चीजें लिखते हैं। और ड्राफ्टिंग में पता है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जो ये चीज आप ये लिख रहे हैं ना, इसका आपको भी एक एफिडेविट भी देना है साथ, कि जो आप चीजें बोल रहे हैं इसको अप्रूव करने के लिए अपनी तरफ से सारी चीजें न्यायालय के सामने आप लाके रखेंगे। तो कोई भी चीज बहुत ज्यादा एयर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं रख देनी चाहिए। जो ये लाइन है वो थोड़ी सी खुली हुई इसलिए है कि जितना मेरा मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जितनी भी चीजें इसमें एफआईआर में लिखी हैं, यहाँ लिखी है, वहां लिखी है, वो गलत लिखी है। ड्राफ्टिंग कुछ इस तरीके से की जानी चाहिए कि कल को अगर आपको पीछे भी हटना पड़े तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ नुकसान ना हो। अगला, दैट द ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस एज पर द कंप्लेनेंट। अब जो एफआईआर का, अगर एफआईआर की अगर कॉपी आपके पास में है तो जो एफआईआर का वर्जन है वो पूरा का पूरा सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे डिट्टो। उसमें कुछ कॉमा वॉमा कोई कुछ इधर उधर नहीं करना। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो जो वर्जन जो आपको मालूम है कि इस कहानी को लेकर के वो गया होगा तो वो आप चीजें वहां पे लिख दें, ठीक है। Brief है, however, the applicant submits that these allegations are completely false, baseless, and have been labeled against him with a malified intention। हर चीज को आप ना हर पॉइंट को साथ के साथ में ही उसे काटते जाइए। अगला, दैट द एप्लीकेंट्स वर्जन ऑफ द फैक्ट इज, अब अपना वर्जन बताइए। उस वर्जन में आप किन चीजों को लेकर के आ सकते हैं
कि भाई इसके साथ में पहले से हमारी कोई रंजिश चल रही है, पहले से कोई मुकदमेबाजी चल रही है, हमारे घर परिवार वालों का कोई इसमें वो रहा है, पहले से लड़ाई झगड़ा रहा है, कोई भी चीज इस तरीके की है जो आपका वर्जन है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जिस टाइम पे ये ऑफेंस हुआ है, जो ये चीजें बता रहा है, उस टाइम पे मैं वहां पे मौजूद ही नहीं हूँ। प्ली ऑफ एलिबाई को भी इस पॉइंट पे क्लेम किया जा सकता है। चाहे तो मैं इसके रिगार्डिंग जो भी एविडेंसेस वगैरह है वो सब मैं यहाँ पे सबमिट कर सकता हूँ। ठीक है। एप्लीकेंट का जो वर्जन है वहां पे, द एप्लीकेंट कैटेगोरिकली डिनाइज ऑल द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम एंड सबमिट्स दैट ही हैज बीन फॉल्सली implicated in this case. अगला, that applicant apprehends his arrest although he is completely innocent and has not committed any offence as alleged in FIR. The registration of FIR appears to be result of जो भी है ये जो रीजन है, कोई फैमिली का कोई डिस्प्यूट रहा है, राइवलरी है या बिजनेस से रिलेटेड है या फिर पर्सनल कोई अगर मैटर इस तरीके का है, वो भी आप यहाँ पे लिख के चलें। नेक्स्ट, द एप्लीकेंट अंडरटेक्स टू कोऑपरेट, जो आप अपनी तरफ से जो ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें कि इन्वेस्टिगेशन में मैं हेल्प करूंगा, जो मुझे जब बुलाया जाएगा तब मैं पहुंचूंगा, वो सारी चीजें आप पहले से मेंशन करके चलते हैं। जैसे द एप्लीकेंट अंडरटेक टू कोऑपरेट फुली विद द इन्वेस्टिगेशन एंड अपीयर्स बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब बुलाएगा तब पहुंचूंगा। द एप्लीकेंट ऑल्सो अंडरटेक्स नॉट टू टेम्पर विद एविडेंस और इन्फ्लुएंस विटनेस इन एनी मैनर। ये आपको अपनी तरफ से ये बोल के चलना पड़ता है एंटिसिपेटरी बेल वाले मैटर में। That the applicant has no intention to flee from justice and is willing to abide by any condition that his honorable court may deem fit to impose while granting anticipatory bail. ठीक है, जो मैं चीजें बोल रहा हूँ अपनी तरफ से वो तो ठीक है, वो तो मैं करूंगा ही। ठीक। The applicant has no intention to flee from justice and willing to any condition that his honorable court may deem fit to impose while granting anticipatory bail. जो कंडीशन जो मैं बोल के चल रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैं इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर तरीके से मैं कोऑपरेट करूंगा, वो सारी चीजें वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा भी अगर कोर्ट अपनी तरफ से अगर कोई कंडीशन लगाना चाहता है तो मैं उससे भी फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। ये आपको अपनी तरफ से ओपन थोड़ा सा रखना पड़ता है। Next, that the applicant submit that he follow the following factors favor the grant of anticipatory bail. जो आपके फैक्टर्स हैं जो आपके फेवर में है वो आप लिख दीजिए इसमें। द एप्लीकेंट इज अ रेस्पेक्टेबल सिटीजन विद डीप रूटेड इन सोसाइटी। दूसरा, द एप्लीकेंट हैज नो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर है क्रिमिनल रिकॉर्ड तो ये कभी नहीं लिखना है, और नहीं है लिख दीजिए। अगला, द एलिगेशंस अगेंस्ट द एप्लीकेंट आर फॉल्स एंड बेसलेस। देयर इज नो लाइक्लीहुड of the applicant fleeing from justice. The applicant is willing to cooperate with the investigation. The applicant will not tamper with evidence and influence witness. The custodial interrogation of the accused is not necessary. ठीक है। अब उसकी पहले ही अगर उस पर्सन की जो पुलिस कस्टडी रिमांड वगैरह है वो ली जा चुकी है, जो उससे रिकवर होना था वो रिकवर अगर कुछ कराना है, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें सारी हो चुकी है, तो फिर उसे अंदर जाने की मतलब जरूरत ही नहीं है। जो भी उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो बाहर से ही सारी चीजें इन्वेस्टिगेट की जा सकती है, तो इसलिए उस पर्सन को अंदर भेजने की जरूरत नहीं है। उसे एंटिसिपेटरी बेल दे दी जाए, वो यही उनकी मदद करता रहेगा, कोई उसमें समस्या उसे नहीं है। अगला, दैट द एप्लीकेंट हैज नॉट फाइल एनी अदर एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल इन दिस केस बिफोर एनी अदर कोर्ट। पहली बार अगर आप जा रहे हैं तो आप ये मेंशन करके चलेंगे, और अगर आप रिवीजन में मतलब अपील में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो आप बता के चलेंगे कि लोअर कोर्ट में गए थे वहां पे ये खारिज हो गई, खारिजा हमारा पीछे लगा हुआ है इसके साथ में। ये सारी कंडीशंस आप उसमें लिख के चलेंगे। और वहीं पे अगर हाई कोर्ट में अगर एक बार बेल खारिज अगर हो चुकी है और दोबारा 3 महीने का टाइम उसमें होता है, अगर दोबारा आप बेल वहां पे डालने जा रहे हैं, ठीक है, तो पहली वाली बेल की को मेंशन वहां पे आप करके चलेंगे कि ये तब मैंने फाइल की थी और ये मेरी रिजेक्ट हो चुकी है। अगला, दैट द एप्लीकेंट undertake to comply with all the conditions that may be imposed by this honorable court while granting anticipatory bail. Prayer आप अपना बता दीजिए कि मुझे छोड़ दिया जाए, ये वो सारी चीजें। एंड में जो आप प्रेयर में जितनी भी चीजें लिख रहे हैं वो आप बता दीजिए साथ में, क्या हो गया।
लाइट चली गई क्या? या नींद आ रही है? कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। जो एडवोकेट के साइन वगैरह हैं, जो नाम वगैरह हैं, वो हमेशा इस साइड में आते हैं। ठीक है, वो साइन, नाम वगैरह और एप्लीकेंट का जो भी नाम है वो यहाँ पे आए। अब इसके साथ में आपको ये वेरिफिकेशन भी अपनी लगानी पड़ती है। ठीक है, जो भी जितनी भी चीजें आप बता रहा। अब वेरिफिकेशन न करके लोग क्या करते हैं कि इसके साथ में एफिडेविट लग जाता है, तो वहां पे फिर वेरिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो जाती। बट अगर स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो उसमें वेरिफिकेशन की भी जरूरत है। ठीक है। अब इसके साथ में फिर आपका ये हिंदी वाला वर्जन है, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। क्या हो गया, नींद आ गई क्या? ऑनलाइन भाई मुझे नहीं लग रहा कोई बचा होगा। एक है कोई। है। कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा है। अब ऑनलाइन तो मैं खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, फिर तुम लोग चले जाना अपना आराम से। ऑनलाइन वाले भी सुन लो यार, तुम्हारे साथ भी है कि अगर कुछ लिख के अगर चेक कराना होगा ना, तो भेज देना, मैं एक बार चेक करके बता दूँ।